नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम दैनिक समसामयिक घटनाक्रम की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में क्लास सेकंड करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास फर्स्ट को आपने ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिएगा। और आज क्लास सेकंड की ओर चलते हैं। बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला प्रश्न है, पोलर पीत के नाम से जाने जाने वाली भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की अधिकारी जिन्होंने 2 साल पैदल चलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। तो प्रश्न काफ़ी लंबा चौड़ा था, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक ऐसी भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना में अधिकारी हैं जिन्होंने 2 साल पैदल चल करके दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का रिकॉर्ड बना लिया है, जिन्हें किसी एक उपनाम से भी जाना जाता है और वह नाम है पोलर प्रीत। किस नाम से जाना जाता है? तो पोलर प्रीत के नाम से। एक बार फिर से देखेंगे, पोलर प्रीत के नाम से जाने जाने वाली जिन्हें हम पोलर प्रीत के उपनाम से जानते हैं, वह महिला है आपकी हरप्रीत सिंह चंडी। हरप्रीत सिंह चंडी ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जो भारतीय मूल की हैं और कहां पर हैं? तो ब्रिटिश सेना में अधिकारी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर भी आप समझ चुके होंगे। देखिए, पूरी व्याख्या सिर्फ इसलिए लिखी है क्योंकि आपके पिछली बार यूपी पैट की परीक्षा में महिलाओं से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बन गए थे और इन्होंने भी एक अद्भुत कार्य किया है, इसलिए इनको भी हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 24वें ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 24वें ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि 12 से 16 जनवरी तक चला है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कहाँ आयोजन हुआ है इसका? पदुचेरी में। अब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। मैं वेट करूँगी, प्लीज़ अपना आंसर जरूर टाइप करें। नेक्स्ट है, धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का एक ऐसा राज्य भी है जिसने 100% धुएं को खत्म कर दिया है, धुआं मुक्त हो गया है और एलपीजी युक्त, यानी कि वहाँ पर 100% रसोई घरों में जो चूल्हा है उसका इस्तेमाल बंद करके एलपीजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके गैस वाले सिलेंडरों का। और ऐसा आपका जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला कोयला से मेथेनॉल निर्मित करने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का एक ऐसा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जो कोयले के माध्यम से मेथेनॉल का उत्सर्जन करेगा, मेथेनॉल को निर्मित करेगा। और यह जो संयंत्र है वह स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद में। अभी अभी जस्ट हमने देखा कि हैदराबाद में ही आपके 24वें ई गवर्नेंस का भी आयोजन किया गया था। तो हम दोनों क्वेश्चंस को एक साथ रिलेट कर सकते हैं कि हैदराबाद में 24वें ई गवर्नेंस का आयोजन किया गया, हैदराबाद में कोयला से मेथेनॉल निर्मित करने वाला संयंत्र भी लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली जो पैरा बैडमिंटन अकादमी है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। चूँकि आप अगर उत्तर प्रदेश से रिलेट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हुई हैं वह तो पूछी ही जाएंगी, वो तो याद करनी है। इसके साथ साथ हमें अदर स्टेट्स की भी महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपना ध्यान आकर्षित करना है। तो ये जो भी सीरीज चलाई जा रही है ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अन्यथा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स से प्रश्न बनते हैं, अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत का एक ऐसा स्टेशन बन रहा है जो कि चार्जिंग स्टेशन है, और वो भी कैसा? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने वाला जो स्टेशन है वह भारत का बन गया है गुरुग्राम हरियाणा। भारत के गुरुग्राम हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अगर आपसे प्रश्न यहीं पर पूछा जाए कि बायोगैस द्वारा ई चार्जिंग सुविधा कहाँ पर उपलब्ध है, तो मुंबई में। देखिए, क्वेश्चंस के डिफरेंस को समझिएगा, अंतर बहुत ही माइनर होता है और यही क्वेश्चन आपसे अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं। अगर प्रश्न यह किया जाएगा कि
इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग वाला पहला स्टेशन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा। पर अगर आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि बायोगैस द्वारा ई चार्जिंग वाला स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो वह है मुंबई का जो स्टेशन है वह आपका बायोगैस द्वारा ई चार्जिंग सुविधा दे रहा है। अगला देखेंगे, भारत ने किस देश के सहयोग से गाँवों को उत्कृष्ट गाँवों में बदलने का फैसला लिया? अब भारत को उत्कृष्ट गांवों में बदलने का मतलब क्या है? तो इससे तात्पर्य है कि गांवों में अच्छी खान पान की व्यवस्था करना, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध करवाना, शिक्षा संबंधी कार्य करना इत्यादि अन्य कार्यों के द्वारा गांव के लोगों को भी शहरी लोगों की तरह, या कह सकते हैं एक संतुलित और समुचित विकास कर पाना। तो गांव के लोगों का भी उत्कृष्ट विकास करने के लिए भारत सरकार ने इजराइल देश के साथ मिलकर के समझौता किया है। इजराइल देश के साथ मिलकर के ये फैसला लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इन सब चीज़ों में जो भी खर्चा आएगा या जो भी रणनीतियाँ बनाई जाएंगी, जो भी नीतियाँ बनाई जाएंगी, उन सभी चीज़ों में इजराइल हमारी मदद करेगा। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन में प्रथम आने वाली भारतीय महिला कौन है? अब चूंकि भारतीय महिला की बात है तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये प्रथम भारतीय महिला बनी है। तो यूएनओ यानी कि आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान पाया है वह प्रजक्ता कोली ने पाया है। इनका संबंध कहाँ से है? केरल राज्य से है, और यह पुरस्कार पाने वाली यह भारत की प्रथम महिला बन चुकी हैं। अगला देखेंगे, बैटरी द्वारा नौका को लॉन्च करने के कारण भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला राज्य बन गया। तो भारत का ऐसा राज्य जो जल मेट्रो वाला परियोजना वाला राज्य कहला रहा है वह है केरल राज्य। अब केरल में कौन सा जिला? तो केरल का कोच्चि जिला जो है वहाँ पर जल मेट्रो परियोजना कार्य कर रही है। अब यह जल मेट्रो परियोजना क्या है? तो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। आपने स्टैटिक जीके के पोर्शन में पढ़ रखा होगा कि नौकायान नामक एक दौड़ होती है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। और केरल में सर्वाधिक नौकाओं द्वारा ही आपके कह सकते हैं वहाँ के सबसे ज़्यादा प्रचलित चीज़ नौका ही है, नौका विहार। तो नौकाओं की यहाँ पर प्रतियोगिता भी होती है, नौका दौड़ भी होती है। इसी से संबंधित यहाँ पर क्या किया गया है कि अब नौकाओं को बैटरी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। नौकाओं में बैटरी लगा दी गई है जो कि बैटरी के माध्यम से जल में चलेंगी। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। इसी के साथ साथ आपके कुछ समय पहले केरल ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया था कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली नौका कहाँ पर है। तो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली नौका का जो रिकॉर्ड है वो भी केरल के ही नाम गया था, और उस नौका का नाम रखा गया था आदित्य। तो आदित्य नामक नौका भी केरल ने बनाई, और इसके साथ नौकाओं में जो है बैटरी लगा करके चलाना, इसलिए इसे क्या कहा गया है? जल मेट्रो परियोजना वाला राज्य। एक क्वेश्चन और यहाँ पर डिनोट करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेट्रो परियोजना वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। मेट्रो शहर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता को। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जल मेट्रो, देखिए थोड़ा सा ही माइनर अंतर है, जल मेट्रो की अगर बात आएगी तब आपका आंसर हो जाएगा केरल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत का पहला ऐसा उच्च न्यायालय जो पेपरलेस न्यायालय बन गया है। तो भारत का केरल उच्च न्यायालय पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, यानी कि यहाँ पर पूर्ण रूप से डिजिटल फॉर्म में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, किसी भी प्रकार से कागज का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो अभी अभी हमने जस्ट केरल के बारे में काफ़ी कुछ सूचना प्राप्त की, इसके साथ हम इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। अगला देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा एयर इंडिया का स्वामित्व किसे सौंपा गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो एयर इंडिया कंपनी है इसका स्वामित्व सौंपा गया है टाटा समूह को। किसे सौंपा गया है? टाटा समूह को। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू कश्मीर लैवेंडर जो कि फूल की खेती को बढ़ावा दे रहा है, जिसे अन्य किस नाम से जाना जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है डोडा ज़िला, जो लेवेंडर की खेती, लेवेंडर नाम का एक फूल है, उसकी खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से इस खेती को एक नई क्रांति का नाम दिया गया, और इसे नाम दिया गया बैगनी क्रांति। अब चूंकि क्रांतियों से रिलेटेड आपसे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जैसे गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। अगर मैं कहूँ कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। इसी प्रकार आपकी क्रांतियों में एक नई क्रांति शामिल हुई है, बैगनी क्रांति। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? लेवेंडर की फूलों की खेती से। ये कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ? तो डोडा जिला में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लगभग कितना? तो 11,000 फीट फुटबॉल स्टेडियम स्थापित किया गया। तो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर 11,000 फीट ऊंचाई पर एक फुटबॉल स्टेडियम स्थापित किया गया है और यह स्थापित किया गया है लेह जनपद लद्दाख में। लद्दाख के लेह में भारत का सबसे ऊंचा 11,000 फीट ऊंचाई वाला फुटबॉल स्टेडियम स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के पहले भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? जबलपुर लम्हेटा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो मैनपुरी में सैनिक स्कूल है उसका नाम जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कल्पना चावला स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया? तो कल्पना चावला स्पेस सेंटर रिसर्च ये आपका स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, पंच धातुओं जिसमें तांबा, सोना, चांदी, पीतल और जस्ता जैसी धातुओं को मिलाया गया है से निर्मित भक्ति संत श्री रामानुजमचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया? तो बहुत ही आसानी से इसे समझेंगे। सबसे पहले तो जान लें कि रामानुजमचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। अब चूंकि इसमें विशेष क्या है? तो इसमें विशेष रहने वाला है कि यह पंच धातुओं से निर्मित है, जिस धातुओं में आपकी सम्मिलित की जाएंगी तांबा, सोना, चांदी, पीतल और जस्ता। ऑप्शन आपसे पूछ सकता है कि रामानुजम की मूर्ति में जो धातु प्रयोग नहीं की गई है वह है। आपके कुछ ऑप्शन इसमें से होंगे और कुछ ऑप्शन अन्य होंगे। जैसे आपका ऑप्शन हो जाएगा सोना, चांदी, पीतल, एल्यूमिनियम, या आपका जो है सोना, चांदी, पीतल और लोहा। तो लोहा धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला देखेंगे, नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र, जिसे क्या कहा गया है? तो गोवर्धन संयंत्र जिसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि एशिया के सबसे बड़े बायो CNG पार्क का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। अब इसकी क्षमता कितनी है? तो 550 टन आपके डेली जो है इसकी क्षमता रहने वाली है। तो बायो CNG उत्पादित करेगा यह प्रतिदिन 550 टन। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश में। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग जो कि 9.02 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता मिली कौन सी है? तो अटल सुरंग जो कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में शामिल कर ली गई है। तो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? अटल टनल। नेक्स्ट देखेंगे, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे चुना गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को, जिसका नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश ने काशी विश्वनाथ धाम की झांकी को प्रदर्शित किया था। इसके साथ साथ उसने एक जिला और एक उत्पाद को भी प्रदर्शित किया था। तो इन झांकियों को उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की परेड में किस प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश की। अगर और भी डीपली पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की किस झांकी को, तो काशी विश्वनाथ धाम और एक जिला एक उत्पाद। नेक्स्ट देखेंगे, अब आप मुझे एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक जिला एक उत्पाद की उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैं आपको थोड़ा हिंट दे सकती हूँ कि जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपकी महिला है, एक्टर है। अब वो कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है। पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने हेतु नाबार्ड द्वारा किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो पर्यावरण के लिए अनुकूलित खेती को बढ़ावा देने हेतु नाबार्ड द्वारा जीवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि इससे फटाफट से रट्टा मार लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डाल लीजिएगा। पर्यावरण द्वारा अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? जीवा कार्यक्रम। नेक्स्ट देखेंगे, सौभाग्य योजना के तहत, अब सौभाग्य योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो सहज बिजली हर घर योजना। सहज बिजली हर घर योजना यानी कि
प्रत्येक घर तक बिजली को पहुंचाना। तो सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण वाला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। राजस्थान आपका ऐसा राज्य बन चुका है जहां 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अब 100% जल का जो है लक्ष्य वह किस राज्य ने प्राप्त कर लिया है, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। देखिए जो क्वेश्चन है उन्हें आप ज़रूर आंसर टाइप कीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और साथ ही साथ आप उन चीज़ों को कभी भी नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एशिया का कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि भारत क्या पूरे एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ा मेला लगता है वह है कुंभ मेला। यह कुल 4 जगह आयोजित किया जाता है, लेकिन आपके कुंभ मेले के बाद जो दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा मेला लगता है वह है दूसरा सबसे बड़ा मेला मेदराम जात्रा महोत्सव। इसका पूरा नाम क्या है? मेदराम जात्रा महोत्सव। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, तो तेलंगाना में। तेलंगाना का मेदराम जात्रा महोत्सव एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इसे किस जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो कोया जनजाति। याद रखेंगे, कोया जनजाति के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सभी प्रधानमंत्री जो कि पूर्व रह चुके हैं के जीवन को प्रदर्शित करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो एक ऐसा संग्रहालय आपके स्थापित किया गया है 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली में, जिसमें जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन सभी के जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा कि उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, किस तरीके से आगे बढ़ते हुए वे प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, फिर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इन सभी चीज़ों को दर्शाते हुए एक आपके संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहा? तो 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 2 के। इसके बाद नेक्स्ट श्रृंखला आपकी जारी रहेगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नों का स्टैंडर्ड लेवल ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये प्लेटफॉर्म छोटा है लेकिन इसे बड़ा बनाना आपका ही काम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं करा है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब करिए, इस परिवार का सदस्य बनिए, और जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आपको कम समय में प्रोवाइड हो सकें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।